हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है नॉर्सेट 10 एस्पिरेंट्स के लिए, नॉर्सेट 11 एस्पिरेंट्स के लिए और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो अभी अपना प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो यूजी स्टूडेंट्स हैं या फिर जिन्होंने जस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और नॉर्सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं इस वीडियो में अपना पूरा 3 महीने का जो मेरा नॉर्सेट 9 प्रिपरेशन जर्नी था वो शेयर करने वाली हूँ और विद ऑनेस्टी मैं शेयर करूँगी जो भी मैंने किया, जैसे भी पढ़ा, जितने घंटे पढ़ा, जो मेरा शेड्यूल था, जिन भी बुक्स को मैंने पढ़ा, जो भी मेरे रिसोर्सेज़ थे, टाइम टेबल था, सब कुछ मैं शेयर करूँगी और मैं आपको दिखाऊँगी भी, अपने नोट्स दिखाऊँगी, मैंने कैसे पढ़ा था, क्या मैंने स्ट्रैटेजीज़ बनाई थी, मैं वो सब आपको दिखाऊँगी। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सब लोग नॉर्सिट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना? बहुत सारे एस्पिरेंट लाइक लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देते हैं। तो अगर 2000-3000 वैकेंसी है या फिर आपका जो ड्रीम एम्स है, वहाँ पे मान लो 300, 400, 100 सीट्स हैं, तो आप कैसे वो टॉप 100 बच्चे बनोगे या टॉप 500 में आओगे या फिर जॉब के लिए नॉर्मल कोई भी एम्स के लिए आप जितनी वैकेंसी अगर 2000 है तो आप उन 2000 के अंदर कैसे आओगे कि इतने सारे बच्चे हैं, सब प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सबके पास बुक्स है, सबके पास टारगेट हाई है, सबके पास पीआर है, तो सबके पास एनक्लिक्स है और आजकल सबके पास कोचिंग का सोर्स है। तो आप क्या अलग करोगे कि आप उनसे अलग रैंक लाओगे? आप ऐसा क्या स्पेशल या अच्छा या क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे कि आपके मार्क्स ज़्यादा आएँगे बाकियों के कंपैरिज़न में, है ना? कॉम्पिटिशन तो यही हुआ कि बाकियों के कंपैरिज़न में आपके मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए। सब पढ़ रहे हैं, सब आजकल सारे बच्चे अपने अंडर ग्रेजुएशन पीरियड से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो आप ऐसा क्या करोगे कि कम टाइम में और स्मार्टली मेहनत करके आप अच्छा मार्क्स ले आओ, ओके? तो इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, लाजपत नगर, न्यू दिल्ली एंड देन आई कंप्लीटेड माई कोर्स इन जून 2025, ठीक है? इसी साल जून में मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया था। देन आई केम बैक होम एंड घर आने के बाद मैंने अब सोचा कि अब मेरे पास 3 महीने बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, तो 3 महीने में मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है और नॉर्सेट 9 देना है, ओके? तो देन मैंने डिसाइड किया कि पढ़ लेते हैं। शुरू में मुझे लगा कि ये टाइम कम है और मैं नहीं कर पाऊँगी, बट मुझे बस इतना था कि मैं पढ़ाई करूँगी और अपना 100% दे दूँगी। एग्ज़ाम मेरा क्लियर होता है, नहीं होता है, रिज़ल्ट जो भी आए, सेलेक्ट होऊँ, ना होऊँ, रिग्रेट नहीं रहना चाहिए मुझे कि अगर मैं थोड़ा-सा और पढ़ लेती तो मैं बेटर कर लेती या मैंने ये भी कर लिया होता तो मैं बेटर मार्क्स लाती, शायद मैं सेलेक्ट हो जाती। ये रिग्रेट नहीं चाहिए था मुझको। मैं अपना 100% देना चाहती थी इस टाइम पीरियड में। तो सबसे पहले लेट मी टेल यू अबाउट माय नोट्स मेकिंग कि मैंने नोट्स कैसे बनाए थे, कहाँ से बनाए थे। मैंने कोचिंग लिया था एनएनएल का सी प्लस सब्सक्रिप्शन लिया था। वो मैंने लास्ट ईयर नवंबर में ले लिया था व्हेन आई वाज़ इन 4th ईयर। मैंने सोचा था कि मैं अपने कॉलेज लाइफ में नोट्स वगैरह बनाऊँगी, तो मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए भी थे जितने बन पाए थे मुझसे क्योंकि कॉलेज लाइफ में उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही थी अपनी पढ़ाई के लिए। तो मैंने जो नोट्स बनाए थे, तो मैंने उसमें ऑप्शन गायनी के नोट्स बनाए थे, मैंने मेंटल हेल्थ नर्सिंग के नोट्स बनाए थे, मैंने पीडियाट्रिक्स के नोट्स बनाए थे। तो मैं बस इन 3 सब्जेक्ट के ही नोट्स बना पाई थी और जो मेरा कम्युनिटी और नर्सिंग फाउंडेशन था, वो तो मैं वैसे भी नहीं बनाने वाली थी और माइनर सब्जेक्ट्स के भी मैं नोट्स नहीं बनाने वाली थी। क्योंकि कम्युनिटी और नर्सिंग फाउंडेशन मुझे कंपैरेटिवली ईज़ी लगता है। तो कम्युनिटी तो मैंने अपने एक सीनियर के नोट्स लिए थे, उनका कॉपी करा लिया था, उससे पढ़ लिया था और टारगेट हाई से पढ़ लिया था। और जो नर्सिंग फाउंडेशन था, वो मैंने इस बुक से किया था। ये एनएनएल का जो मैंने कोचिंग लिया था, उनसे ही मुझे ये बुक रिसीव हुआ था। उन्होंने मुझे दिया था, दिस इज़ मास्टर स्ट्रोक बुक। तो मैंने इस बुक से पढ़ा था नर्सिंग फाउंडेशन, मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये जो ब्लू वाला पोर्शन है ना, ये नर्सिंग फाउंडेशन है, तो बस इतना ही कंटेंट था और मैंने इतना ही पढ़ा था और इसमें सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो चाहिए और मैं जो नहीं थे इसमें ना, जो मैं टेस्ट वेस्ट देती थी और मैं या कहीं पढ़ती थी एक्स्ट्रा कंटेंट, तो मैं इसमें ऐड कर लेती थी। लेट मी शो यू। जैसे यहाँ पे देखो, ये मैंने ऐड किए हुए हैं सारे, तो हर पेजेस पे ना मैंने ऐसे ऐड कर लिए थे जितने भी एक्स्ट्रा कंटेंट थे, ठीक है? तो ऐसे करके ये मेरा पूरा नर्सिंग फाउंडेशन का नोट्स इसमें ही बन गया था। उसके बाद बारी आती है सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। उसके भी मैं नोट्स नहीं बना पाई थी, मुझे टाइम नहीं मिल पाया था नोट्स बनाने के लिए, तो वो भी मैंने टारगेट हाई से किया था। और टारगेट हाई का जो इतना मोटा, ये जो रेड वाला पार्ट है ना, ये पूरा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है और मैंने इतना ही किया था। अभी मैं इसको ऐसे खोल के नहीं दिखा सकती क्योंकि ये बहुत भारी बुक है। मैं साइड में इधर पिक्चर लगा दूँगी। ऐसे मैंने नोट्स बनाए थे और इधर देखो ना, मैंने पेजेस भी लगा रखे हैं। तो जो भी इसमें नहीं था कंटेंट, मैंने इसमें ऐड कर लिया था। जो भी मैं टेस्ट वगैरह देती थी, पीआर याद हो या बुक सॉल्व करती थी, तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट होता था वो मैं अपने इस बुक में ऐड कर लेती थी। मैं दिखाऊँगी, पूरा मेरा बुक ना रेड हो रखा है, ऐसे ऐसे लाइन्स वगैरह ये वो। तो मैंने टारगेट हाई से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग किया था। तो मेजर सब्जेक्ट्स के लिए मैंने अपनी सोर्स ऑफ थ्योरी बता दिया, ठीक है? अब जो माइनर सब्जेक्ट्स थे ना, वो भी मैंने टारगेट हाई से ही किया था। टारगेट हाई में ना पीछे सारे माइनर सब्जेक्ट्स दिए हुए, ये जो इतना पोर्शन है ना, ये पूरा माइनर सब्जेक्ट्स का ही है। इसमें जितना कंटेंट दिया था मेरा, तो उससे कम हो गया था। इसमें भी मैंने ऐड कर रखा है, आपको मैं दिखाती हूँ। कैसे दिखाऊँ? ये देखो, ये मैंने ना ऐड कर रखा है। ये भी माइनर सब्जेक्ट्स ही हैं,
ठीक है। माइनर सब्जेक्ट्स में भी मैंने कंटेंट ऐड किया था, जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, कहीं कुछ मुझे पॉइंट मिलता था, तो मैं वो लिख लेती थी, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रैटेजी है, पता है, इसको नोट कर लो। स्ट्रैटेजी जब हम बोलते हैं ना, वो यही स्ट्रैटेजी होती है कि जैसे मैंने कहीं भी कुछ भी पढ़ा और वो मेरे नोट्स में अगर नहीं है, या जिस भी सोर्स से मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे नहीं है, तो मैं उसको लिख लेती थी, ताकि मेरा जो सोर्स है, जो मेरे नोट्स है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब मैं आपको बताऊँगी मैंने एमसीक्यू के लिए कौन-कौन से बुक्स लिए थे। मेरे पास सारे बुक्स थे। एनक्लेक्स मॉसबी, एनक्लेक्स सॉन्डर्स, ओमेगा, टारगेट हाई, पीआर यादव, सारे बुक्स थे, पर मैं 2 ही लगा पाई थी। एक तो पीआर यादव का वॉल्यूम 2 जिसमें पूरा एमसीक्यू है, ये मैंने सारे एमसीक्यू लगाए थे, और जो भी मेरा गलत होता था वो मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेती थी। और दूसरा मैंने यूज़ किया था पीआर यादव, इसकी यूज़ की थी मैंने, ये बुक यूज़ किया था मैंने अपनी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए, और इसमें स्पेशली जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस थे और क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस थे, वो मैंने बहुत अच्छे से लगाए थे। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी थे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, वो भी मैंने लगाए थे। और लास्ट में आप देखोगे तो इधर ऐसे पूरा प्रीवियस ईयर हैं सारे क्वेश्चन नॉट सेट के, और बाकी बहुत सारे ईयर्स के, तो वो भी मैंने लगाए थे। तो मैंने अपना सोर्स ऑफ थ्योरी एंड सोर्स ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको बता दी। अब मैं बताऊंगी टेस्ट सीरीज के बारे में। तो मैंने एनएनएल की सब्सक्रिप्शन ले रखी थी, उसमें ही मुझे टेस्ट सीरीज भी मिल रखा था, तो मैं उनके ही टेस्ट देती थी। तो टेस्ट मैं डेली देती थी। लास्ट का जो 1.5 महीना था ना, मैंने 1 अगस्त से स्टार्ट किया था अपना टेस्ट देना। तो मैं टेस्ट देती थी और डेली देती थी। 1 अगस्त से फिर मैंने स्टार्ट किया था ऑल्टरनेटिव डे करके, और फिर लेटर ऑन डेली देने लगी थी। तो जो डेली टेस्ट देती थी उससे मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती थी, लाइक 100 या 160 क्वेश्चंस की मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी, और उसमें बहुत सारे सिनेरियो बेस्ड और प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते थे, तो वो मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी। अब जो टेस्ट देने का सही तरीका है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो टेस्ट हमेशा ऐसे देते हैं कि आप टेस्ट दिए, टेस्ट देने के बाद आपका मार्क्स आता है, आपका स्कोर आता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जो भी आपने किया है, जो आपने स्किप किया, जो आपका नेगेटिव हुआ। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है अपने नेगेटिव पे। आपका नेगेटिव हुआ यानी कि आपको वो टॉपिक थोड़ा बहुत आता था, ठीक है? तो आपने गेस करके या किसी तरह वो मार्क किया और वो नेगेटिव हो गया, यानी कि वो कंसेप्ट क्लियर नहीं था, उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। स्किप नहीं करना, उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। तो आप वो टॉपिक अपनी नोट्स में खोलो, और खोलने के बाद देखो कि वो लाइन कहाँ लिखी थी जो आप भूल गए थे, या वो चीज़ जो उसमें है, उसके एक्सप्लेनेशंस भी होते हैं, वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लो। जो आपने छोड़ दिए, जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया, यानी कि वो आपको नहीं आते थे, तो वो जो भी आंसर है उसका, जो भी वो टॉपिक है उसको पढ़ो, या फिर वो जो भी आंसर है उनको अपने नोट्स में ऐड करो, ठीक है? तो मैं ऐसे ही करती थी, मैं टेस्ट देती थी, टेस्ट होता था मेरा 1 घंटे का, और उसको एनालाइज़ मैं आधे घंटे, 1 घंटे तक करती थी, ठीक है? तो मेरा टेस्ट 1 घंटे का नहीं, 2 घंटे का होता था। मैं ज़रूर टाइम देती थी एनालिसिस में, और सब कुछ अपने नोट्स में ऐड करती थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी एक कॉपी है जिसमें जो टेस्ट एनालिसिस के लिए थी, जो मैं टेस्ट देती थी, तो जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मुझे मिलता था, वो मैं इस कॉपी में ऐड कर लेती थी। और पता है, मैं उसमें लिख के, मतलब जैसे मैंने जीटी मेंस नाम का टेस्ट दिया, इधर जीटी 1 मेंस लिखा है ना, जीटी मेंस नाम का टेस्ट दिया, तो जीटी मेंस में मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट मिला वो सब मैंने ऐड कर लिया ऐसे, ठीक है? मैं फोटो लगा दूंगी। ऐसे करके मैं सारे इधर ये सारे मैंने ऐड कर रखे, देखो जीटी 4 नाम की टेस्ट, ऐसे करके। तो मैं ऐसे जितने भी एक्स्ट्रा कंटेंट मुझे टेस्ट में मिलते थे ना, वो मैं इस कॉपी में लिखती थी और इसको पढ़ती थी। और मैं इसको बहुत बार पढ़ती थी, मतलब जब भी मैं नोट्स रिवाइज करती थी, मैं इसको भी रिवाइज करती थी। और जो भी ऐसे पॉइंट्स होते थे ना, जो मुझे याद हो चुके हैं, पर मैं, क्योंकि टाइम वेस्ट ना हो इसलिए, जो मुझे याद हो चुके होते थे उनको मैं क्रॉस, मतलब ऐसे लाइन लगा के काट देती थी, ताकि मैं जब रिवाइज करूँ तो इनको ना रिवाइज करूँ, क्योंकि ये तो मुझे याद हो चुके हैं। तो जो मुझे नहीं याद होंगे मैं केवल वही पढ़ूंगी। ऐसे करके मैं हर बार कुछ लाइन्स को क्रॉस लगा देती थी। ये वाली जो मेरी स्ट्रैटेजी थी ना, टेस्ट को एनालाइज करने वाली, ये बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए। मेरे इस नोट्स से केवल ना 3-4 क्वेश्चंस आए थे नॉट सेट में। ये वाला पार्ट जो मैंने पूरा लिखा है इसमें से। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉन नर्सिंग पार्ट। तो जो नॉन नर्सिंग होता है वो प्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, लाइक इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि 20 मार्क्स का होता है, और अगर उसमें आप अच्छा करते हो तो आपका ओवरऑल मार्क्स इंप्रूव होता है। तो जो मैंने नॉन नर्सिंग किया था वो मैंने इससे किया था, वॉल्यूम 3 ऑफ पीआर यादव, इससे ही किया था। इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? इधर सब्जेक्ट्स भी मेंशन्ड है इसमें। इसको मैंने किया था। अब देखो, मैंने इसके जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, ये सब सॉल्व किया है। इधर देखो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं ये सब, ठीक है? तो मैंने इसी बुक से सॉल्व किया था। इस बुक को मैंने 2 बार ही सॉल्व किया और इनफ था, मतलब सारे मेरे टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन होते थे ना नॉन नर्सिंग के, मैथ्स, रीजनिंग वगैरह के, मैं सब लगा लेती थी। मैंने 1-2 बार ये बुक लगाई और इससे बाहर नहीं आता है। और मैं बता रही हूँ, मैंने इसका जीके का भी पढ़ा था एक बारी। ये जीके वाला पार्ट है इनका, ठीक है? मैंने ये भी एक बार ही पढ़ा था, एक बार ही बस ऐसे ही देख लिया था। और इसी पेज से, जो बाबर हुमायूं करके जहांगीर वहांगीर है ना, इनसे एक क्वेश्चन आया था प्री में, ठीक है? तो ये बुक अच्छी बुक है। तो मैंने आपको अपने नोट्स के बारे में बता दिया, टेस्ट सीरीज के बारे में बता दिया, एमसीक्यू प्रैक्टिस के बारे में बता दिया, मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स, सबके बारे में बता दिया, कहाँ से कैसे पढ़ा मैंने, ठीक है? अब मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाली हूँ। ये जो छोटा सा डायरी है ना, इसके बारे में, ये बहुत स्पेशल डायरी है। ये मैं ना शायद लाइफ टाइम अपने पास रखने वाली हूँ। लेट मी टेल यू व्हाई। इसमें ना मेरी पूरी प्लानिंग है नॉट सेट 9 की। जो भी मैंने प्लान्स किए थे कि ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को इतने दिन पढ़ना है, इसको इतनी बार रिवाइज़ करना है, वो सब कुछ इसमें मेंशन्ड है। मैं सब कुछ प्लान करती थी और फिर उसी अकॉर्डिंग करती थी। हो भी पाता था, नहीं भी हो पाता था प्लान्स के अकॉर्डिंग, पर मैं इसमें प्लान करती थी, ठीक है? तो ये पूरा मेमोरी है मेरे नॉट सेट 9 प्रिपरेशन का। तो इसमें ना मैंने ऐसे
टिक लगा रखा है, ठीक है? तो जब भी मैं प्लान करती थी अगर वो हो जाता था तो मैं उसके ऊपर ऐसे टिक लगा देती थी, और जब भी मैं प्लान करती थी वो अगर नहीं हो पाता था तो मैं टिक नहीं लगाती थी। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, ये वाला पेज है, इस पे देखो, इस वाले पेज पे टिक नहीं लगा है, पर इस वाले पेज पे टिक लगा है, यानी कि ये जो मैंने प्लान किया था वो मेरा हो गया था, मैंने कर लिया था जैसे-जैसे प्लान किया था वैसे ही, पर ये जो मैंने प्लान किया था वो नहीं हो पाया था, जिस भी वजह से, टाइम कम जो भी है, ठीक? पता है इससे बेस्ट चीज़ क्या सीखने को मिलती है कि आप सारी आपकी चीज़ें आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलती, है ना? जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने ये प्लान किया था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाऊँगी, एनक्लेक्स लगाऊँगी, और क्या है इसमें, एम्स की वेबसाइट से कुछ-कुछ चीज़ें पढ़ूँगी, और रिसेंट जितने अपडेट्स हैं वो पढ़ूँगी, ओमेगा की जो 800 क्वेश्चंस है वो लगाऊँगी, मॉस भी लगाऊँगी, इसमें सब कुछ लिखा है। पर ये सब कुछ हो नहीं पाया, है ना? पर ये नहीं हो पाया इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई। तो जो हम प्लान करते हैं वो कभी-कभी नहीं हो पाता है, पर हमें डिमोटिवेट नहीं होना होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो प्लान्स बनाते हैं और वो स्टार्ट करते हैं, पर वो उसको पूरा नहीं कर, जो भी उन्होंने प्लान किया हुआ है ना वो पूरा नहीं कर पाते हैं, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने जो-जो सोचा था मैं वो नहीं कर पा रही हूँ, मुझे टाइम कम पड़ रहा है, ये वो चीज़ें। बट नहीं, आपको डिमोटिवेट नहीं होना होता है, उसको फिर छोड़ के जो पॉसिबल फिज़िबल है, अगर आपको टाइम कम पड़ रहा है आपको, तो आप शॉर्ट टाइम वाला बनाओ कि भाई ठीक है, एनक्लेक्स में नहीं लगा पाऊँगी, तो छोड़ देते हैं इसको। जो कर रही हूँ, जितना कर पा रही हूँ उतना ही करूँगी, लेकिन अच्छे से करूँगी, अपना 100% दूँगी। अगर मैं केवल पीआर यादव लगा रही हूँ और कोई बुक नहीं लगा रही हूँ, तो पीआर यादव को अच्छे से लगाऊँगी, ध्यान से लगाऊँगी, जो भी कंटेंट उसमें एक्स्ट्रा है उनको अपने नोट्स में ऐड करूँगी, मतलब ऑनेस्टी से करूँगी। तो आप कम करो बट करो, ठीक है? और अपना पूरा फ़ोकस वहीं पे रखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मैं जब अपना प्रिपरेशन कर रही थी तो मैंने अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था, और स्नैपचैट तो मैं वैसे भी यूज़ नहीं करती थी ज़्यादा, और फेसबुक वगैरह भी नहीं। तो मेरे पास केवल व्हाट्सएप था और यूट्यूब था, इसके अलावा और कोई ऐसा ऐप नहीं था जहाँ पे मैं टाइम स्पेंड करूँ। रील्स-वील्स वगैरह मैंने देखने बंद कर दिए थे। तो आपको थोड़े सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं ना सोशल मीडिया वगैरह से। मेरा टाइम बहुत ज़्यादा, आप अगर आपका नहीं जाता कोई बात नहीं, मेरा बहुत ज़्यादा, मैं रील्स वगैरह देखती थी तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था। तो ये चीज़ मुझको पता थी कि भाई अपने शॉर्टकमिंग्स आपको ऑब्ज़र्व करने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, और उनको मतलब सॉल्व करना पड़ेगा आपको कि आप मैं रील्स थोड़ा ज़्यादा देखती थी तो मैंने इंस्टाग्राम ही हटा दिया, ठीक है? ऐसे करके आपको अपनी कमियों को ढूँढना पड़ेगा और उन चीज़ों को एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर सको। फर्स्ट पेज है इस डायरी का, वो मेरा फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन है। जब मैं घर आई थी उसके बाद मैंने थोड़ा टाइम लग गया था घर पे एडजस्ट करने में, फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है 21 जून से, ठीक है? इसमें मेंशन्ड है इधर। तो 21 जून को मैंने डिसाइड किया था कि 21 जून से 25 जून तक मैं नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ूँगी, ठीक है? तो मैंने पढ़ा होगा ऐसे करके 21 तो इवन देखो मैंने इसमें ये भी लिखा है कि 26 और 27 मेरा वेस्ट हो गया था। मतलब ढंग से मैंने उस दिन नहीं पढ़ा होगा जो भी है, ठीक है? फिर देखो मैंने लिखा है 28 से 1 तक मैं ओबीजी पढ़ूँगी। फिर है इसमें कि मैं 6 से 8 जुलाई तक पीडियाट्रिक्स पढ़ूँगी। तो मैंने ऐसे-ऐसे करके अपना जो भी मेंटल हेल्थ नर्सिंग वगैरह सब कुछ इसमें है लिखा। हाँ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को मैंने काफ़ी टाइम दिया था। मैं 9 से 20 जुलाई तक मैंने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ा था। तो ऐसे करके सब कुछ मेंशन है इसमें, फार्मा, मैथ्स एंड रीज़निंग भी सब कुछ, ठीक है? ये मेरा फर्स्ट रिवीजन था। मैंने 21 जून से 30 जुलाई तक अपना फर्स्ट रिवीजन किया था। यानी कि 30 दिन और 40 दिन लगे थे मुझे अपना पहला रिवीजन करने में। मुझे इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि मैं जो रिवीजन करती थी ना, मैं अपना पढ़ती थी पूरा, जैसे टॉपिक पढ़ा, और मैं अपना पीआर यादव भी साथ साथ में सॉल्व करती थी। टारगेट है कि भी क्वेश्चन सॉल्व करती थी, इसलिए मुझे टाइम लग गया। इसके बाद आ गया था अगस्त, और अगस्त से मैंने अपना सेकंड रिवीजन स्टार्ट किया, और अगस्त से मैंने टेस्ट देना भी स्टार्ट किया। आज एक टेस्ट दिया तो एक दिन छोड़ के अगले दिन टेस्ट दे दिया। ऐसे करके शुरू में मैंने स्टार्ट किया था और अपना सेकंड रिवीजन स्टार्ट किया। फिर मैंने अपना सेकंड रिवीजन किया, और अब मुझे ना ऐसे 15-15 दिन लगते थे रिवीजन करने में। तो मैंने 15 दिन में अपना सेकंड रिवीजन किया, फिर 15 दिन में थर्ड रिवीजन किया। साथ में मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस जो थोड़ा बहुत करती थी, और टेस्ट फिर मैं लेटर ऑन रेगुलर टेस्ट टेस्ट देने लगी थी। 15 अगस्त के बाद मैं डेली एक टेस्ट देने लगी थी, क्योंकि 1 महीने बाद एग्ज़ाम था। तो ये इसमें ना ये भी मेंशन्ड है, ये मैंने सब्जेक्ट्स लिख रखे हैं, और मैंने उनको कितनी बार रिवाइज़ किया ना, वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो मैंने फाउंडेशन ऑफ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग कितनी बार रिवाइज़ किया, 5 बार रिवाइज़ किया था, और प्री के बाद मैंने मेंस के लिए 1 बार रिवाइज़ किया था। तो मतलब मैंने ये सब भी पूरा इसमें लिख रखा है। इधर नॉन नर्सिंग है, नॉन नर्सिंग को मैंने 2 बार रिवाइज़ किया था। तो ये इसमें सब कुछ है कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, और मैं इसको लाइफ़ टाइम अपने पास रखने वाली हूँ एज़ अ मेमोरी। ओके, तो लास्ट में मैं स्ट्रैटेजीज़ बताऊँगी आपको जो मुझे लगते हैं कि काफ़ी हेल्पफुल होता है एक नॉर्सिट एस्पिरेंट के लिए, या कोई भी बच्चा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए। तो सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी, ठीक है? आपका कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रोज़ 8 से 10 घंटे पढ़ती थी। तो आप 6 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, आप रोज़ पढ़ रहे हो। ये कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल कहने की बात नहीं है, सही में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर लोगे, ठीक है? आप अच्छा कर लोगे। आप मेहनत करोगे तो आप अच्छा कर लोगे। आप में कैपेबिलिटी है, तो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? थर्ड है अच्छा-सा नोट्स, ठीक है? आपके पास अच्छे नोट्स होने चाहिए, ऑथेंटिक नोट्स होने चाहिए। ये नहीं कि किसी का भी माँग लिया, कहीं से भी किसी के भी कोचिंग मटेरियल से पढ़ रहे हैं, नर्सिंग फाउंडेशन इनकी कोचिंग से पढ़ रहे हैं, पीडियाट्रिक्स उनकी कोचिंग से पढ़ रहे हैं,
ऑब्वियसली किसी और की नोट से पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। आप अपना एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए आपके पास, चाहे वो बुक के फॉर्म में है, चाहे वो मटेरियल के फॉर्म में है, चाहे वो किसी कोचिंग के फॉर्म में है। आपके पास एक ऑथेंटिक रिलायबल सोर्स ऑफ थ्योरी होना चाहिए जहाँ से आप पढ़ रहे हो, और वो बहुत ऑथेंटिक होने चाहिए। उनमें से लाइक उनकी स्ट्राइक रेट हाई होनी चाहिए कि 60-70% क्वेश्चन आपके नोट्स से आ रहे हैं। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। अगर आप 6 महीने में प्रिपेयर कर रहे हो या लास्ट 3 मंथ में प्रिपेयर कर रहे हो या आपके पास 1 साल है, तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, अगर आपके पास कम टाइम है तो आपको माइनर सब्जेक्ट्स के नोट्स बना के टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको नॉन नर्सिंग के नोट्स बना के टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि जैसे आप कोई कोचिंग लिए हो तो उसमें सब कुछ पढ़ाते हैं। इवन वो नॉन नर्सिंग भी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो आपको देखना है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ो, पर आपके पास नहीं है तो आप उनके नोट्स नहीं आप लाइक लास्ट मोमेंट तक बच्चे नोट्स ही बनाते रहते हैं। एग्जाम होने में 1 महीने बाकी है और अभी तक उनके नोट्स ही नहीं कंप्लीट हो रखे हैं, या अब जाके नोट्स कंप्लीट हो, अब उनके पास 1 ही महीना पढ़ने के लिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। नोट्स आपके पास कम टाइम है, आप केवल मेजर सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाओ। मेजर सब्जेक्ट्स में भी मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बना लो, आप ऑब्स एंड गायनी बना लो, आप पीडियाट्रिक्स बना लो और मेंटल हेल्थ नर्सिंग बना लो, ठीक है? आपके लिए 4 सब्जेक्ट्स बना लो। नर्सिंग फाउंडेशन और कम्युनिटी आप किसी बुक से पढ़ लो, ठीक है? तो ये 4 सब्जेक्ट्स आपके पास होंगे ना, क्योंकि ऑप्शन गायनी के बहुत क्वेश्चंस आते हैं और आजकल मेंटल हेल्थ नर्सिंग से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं और पीडियाट्रिक्स से भी आते हैं और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से तो आते ही हैं, ठीक है? तो आप केवल इनके नोट्स बनाओ और बाकियों को बुक्स वगैरह से कर लो। तो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके पास टाइम कितना है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको टाइमली जो रिवीजन है स्टार्ट कर देना है, टेस्ट वगैरह देना स्टार्ट कर देना है और एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर लास्टली एग्जाम की स्ट्रेटजी। तो एग्जाम में जब आप बैठे हो तो आप कॉन्फिडेंट रहो कि आपने अपना पूरा दे दिया है और आप जो भी होगा अच्छा ही होगा, ओके? और एग्जाम की जो प्रैक्टिस है ना, वो आपने ऑलरेडी बहुत सारा टेस्ट देके कर लिया है, ठीक है? इतने टेस्ट दे लो कि आपका एग्जाम फियर खत्म हो जाए, ओके? एग्जाम में आप जाओ, क्वेश्चन पढ़ो और जवाब दो। नहीं आता स्किप करो। तो बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। इतने प्रैक्टिस कर लो ना कि आपको पता हो, आपको टाइम मैनेजमेंट आता हो कि एग्जाम में मुझे कैसे सेक्शन वाइज अटेम्प्ट करना है, मेरा क्वेश्चन ना छूटे। इन सब की अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। इतने टेस्ट सीरीज दे लो जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है? कोई टेस्ट सीरीज का लिमिटेशन नहीं होता है। मैंने 100 दिया है, आप 200 दे सकते हो, मैंने 50 दिया, आप 20 दे सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है? आपको जितने की नीड लगे आप उतने टेस्ट सीरीज दो, एक दिन में 2-2 दो, ठीक है? अगर आप दे सकते हो तो। एंड में मैं बोलूँगी अपना 100% दो, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ओके? सो दिस वाज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपके लिए हेल्पफुल होएगी ये वीडियो। ये मेरी पूरी जर्नी थी नॉर्थ सेट प्रिपरेशन के लिए। मैंने जो भी बताया है आपको, सब कुछ ऑनेस्टी से बताया है, कुछ भी इधर-उधर से नहीं ऐड किया है और जो भी मैंने यूज़ किए हैं सोर्सेज़ मैंने सब बता दिए हैं और इतना ही, मतलब नॉर्थ सेट इतना भी टफ नहीं है कि बिल्कुल आप नहीं कर सकते हो, ईज़ी भी नहीं है ऑफ कोर्स। मतलब किसी के पास अगर 6 महीने हैं तो 6 महीने इनफ होता है नॉर्थ सेट क्रैक करने के लिए, या फिर किसी कोई लास्ट के जो 4 महीने होते हैं, 3 महीने होते हैं, वो भी इनफ होते हैं। बस आपको कंसिस्टेंट रहना होता है, अपना बहुत सारा टाइम, बहुत सारा हार्ड वर्क देना पड़ता है और स्मार्टली पढ़ना होता है। जैसे मैंने शुरू में बोला था कि आप ऐसा क्या अलग करोगे कि आपका सिलेक्शन होगा, दूसरे के और भी बच्चे हैं, इतना कॉम्पिटिशन है, उसमें आपका सिलेक्शन होगा, आप क्या अलग करोगे, ठीक है? जैसे मैं अपना बताती हूँ कि मैंने शायद ये अलग किया कि मैंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनका वेटेज कम था, उनके नोट्स वगैरह बनाने में टाइम वेस्ट नहीं किया। मैंने 3 महीने पहले ही अपना नोट्स वगैरह बनाना बंद कर दिया था और मैंने अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दिया था। और शायद मैंने एक ही सोर्स यूज़ किया था, मैंने जैसे अपनी कोचिंग का सोर्स यूज़ किया था और टारगेट है, केवल यही 2 ही चीज़ यूज़ की थी अपनी थ्योरी के लिए। इसके अलावा मैं टेस्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज़ करती थी और मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए थे, तो शायद मेरा एग्ज़ाम फ़ियर भी कम हो गया था उससे। जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट्स मुझे मिलते थे, जो भी मेरे गलत होते थे, उनको मैं ऐड कर लेती थी। ये जो भी मुझे पढ़ना होता था, मैं उन्हें प्लान करती थी। तो शायद ये सारे मेरे स्ट्रैटेजीज़ थे, जो मेरे लिए हेल्पफुल रहे हैं और आपके भी खुद के स्ट्रैटेजीज़ होते हैं। आप बहुत सारे लोगों से गाइडेंस लेते हो, उनकी हेल्प से और खुद से सोच के आप स्ट्रैटेजीज़ बनाते हो कि मुझे ऐसे पढ़ना है। अपने हिसाब से आप पढ़ाई करते हो और वही आपकी स्ट्रैटेजी होती है और अगर वो स्ट्रैटेजी सही निकल गई तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर लेते हो और अगर वो गड़बड़ हो जाता है तो थोड़ा एग्ज़ाम में गड़बड़ हो जाता है। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द नॉर्सेट एस्पिरेंट्स एंड आई नो आप सब बहुत अच्छा कर लोगे एग्ज़ाम में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी एंड हैप्पी।